हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 के संबंध में, जिसकी डेट 15 और 16 मार्च को डिक्लेयर कर दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास कुल मिला के देखा जाए तो सिर्फ 13 से 14 दिन का समय बचा हुआ है और इस कम बचे हुए समय में हम किस तरीके से एसएसटी की तैयारी करें। जिन भी बच्चों का हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट से आपको देना हुआ है, तो एसएसटी का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो ये होगा कि आप 120 में से 100 मार्क्स किस तरीके से अचीव करेंगे, उससे रिलेटेड होगा। तो वो भी वीडियो आप बिल्कुल इस पर देखिए। जो चीज़ें समझ में क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस मंत्रिमंडलों का इस्तीफा कब दिया गया? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए, यहाँ पर कांग्रेस मंत्रिमंडलों का इस्तीफा जो है वो 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। आपको पता है कि 1937 में उस समय प्रांतीय चुनाव हुए थे। उस प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस की सरकार जो है अधिक प्रांतों में बनी थी, ध्यान रखिएगा। तो कांग्रेस जब बन गई, मंत्रिमंडल बन गया, प्रांतीय चुनाव हो चुके, तो भारतीयों, आपको पता है कि ये समय था कि 39 में, आपको पता है कि 1914 से लेकर 18 तक प्रथम विश्व युद्ध होता है और प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ये चीज़ें तय की गई थी कि दूसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही द्वितीय विश्व युद्ध की बीजें बो दी गई थी। क्यों? क्योंकि जो संधि की गई थी वो जर्मनी के साथ बहुत ही अपमानजनक संधि थी। वर्साई की संधि, जो भी हम उनके बारे में, जर्मनी के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से उस संधि को जर्मनी ने क्या किया था, अपना अपमान सोचा था और उसी अपमान की वजह से ये तो तय था कि द्वितीय विश्व युद्ध होगा और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। उसके बाद ये युद्ध भी 1945 को समाप्त हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और बहुत सी चीज़ें डिक्लेयर की कि जैसे आपका IMF का स्थापना हुई, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। ये सारी चीज़, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को क्या कहते हैं? इन दोनों संस्थाओं को ट्विंस कहते हैं, जुड़वा राजधानियां कहते हैं या पुत्रियां कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई थी द्वितीय विश्व। तो ये चीज़ें तय की गई थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से करोड़ों में हताहत हुए थे, लाखों में संख्या नहीं थी, करोड़ों में लोग हताहत हुए थे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब वापस से भारतीयों को बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश के गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, झोंक दिया युद्ध में। इसी को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ तय की गई थी कि जब प्रांतीय चुनाव हो चुके हैं, हमारी सरकार अपनी बन चुकी है, हमारा खुद का अपना क्या है, अब धीरे धीरे क्या होने वाला था, संविधान का निर्माण होने वाला था। तो हमसे बिना पूछे ही, मतलब कि इसका मतलब अभी भी क्या सोचा जा रहा था, अभी भी ब्रिटिशियन ये सोच रहे थे कि अभी भी क्या है, भारत पूरी तरीके से गुलाम है। चूंकि आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। चूंकि प्रांतीय चुनाव हुए थे, उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ था, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 फिर आया था। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस मंत्रिमंडल ने बिना उनसे परामर्श लिए युद्ध में झोंक देने की वजह से इन पूरी सरकार ने ही क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रांतीय चुनाव होने के बाद से कांग्रेस कितने दिन तक सरकार रही थी, मतलब प्रांत में रही थी? तो 28 माह का शासन था। 28 माह के शासन यानी लगभग देखा जाए तो 2 साल पूरे तरीके से वर्क किया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, प्रश्न से रिलेटेड जितना नोट मैंने बताया उस नोट से भी प्रश्न कई बार आए। जैसे मैंने आपको बता दिया कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध होता है, पहली चीज। द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1939 से लेकर 1945 में। 1945 के बाद से होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है 1944 में, जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है। वर्ल्ड बैंक जो होता है वो किसी भी कंट्री को उधार देता है, ऋण देता है। इस ऋण देने से पहले ही क्या करता है, देखता है कि वो किस तरीके से क्या करेगा, जो अपनी नीतियों में किस तरीके से सुधार करे, कि हिसाब किताब देखता है। सारी चीज़ें IMF और वर्ल्ड बैंक का दोनों का कार्य होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नोट हैं। सेशन पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी का प्रयोग किया जाता था। तो आपको पता है कि स्पिनिंग जेनी का प्रयोग जो होता था वो कटाई के लिए किया जाता था, कताई दिया जाता है। स्पिनिंग जेनी जो होती एक तरीके की मशीन होती थी और इसका प्रयोग कटाई के लिए किया जाता था, ठीक।
मुद्रण तकनीक का विकास सबसे पहले किस देश ने किया? तो चीन ने किया। मुद्रण तकनीक क्या होती थी कि देखिए यहाँ पर अब इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की जरूरत है। मुद्रण तकनीक की बात करते हैं तो आपको पता है कि चीन ने सबसे पहले जो है इसका आविष्कार किया था। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी। वुड ब्लॉक, तो कागज जो होते थे वो बहुत ही पतले पतले होते थे, इसलिए कागज के दोनों साइड पे लिखावट या छपाई नहीं हो सकती थी, और जब पहले पेज पे छपाई होती थी वो दूसरे पेज पर बिल्कुल उभर के आती थी। तो इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया कि पेज के दोनों तरफ से दोनों सिरों को उठाकर टाँके लगाए और इस तरीके से एक स्क्वाड्रन कॉपी का निर्माण किया। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ था ये सबसे पहले चीन में हुआ था। चीन के बाद से ही ये हर जगह गया था, यूरोप में आया था, भारत में आया था। ये सारी चीज़ें बहुत ही, और आपको पता है कि मुद्रण तकनीक की अगर बात करें या प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं, प्रिंटिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है वो गुटेनबर्ग की थी। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर 19वीं शताब्दी की बात करें तो उस समय भारत में जितने हिंदू धर्म थे, हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा बुराइयां आ चुकी थी। सती प्रथा जैसी कुप्रथा के साथ साथ बाल विवाह था और महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। इस तरीके से जादू टोना अंधविश्वास जैसी बहुत सी तमाम चीज़ें थी। मार्टिन लूथर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मार्टिन लूथर यूरोप में भी बहुत ही फेमस हुए, ध्यान रखिएगा। और भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और 1875 में ही इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेद का ज्ञान इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। इन्होंने बताया कि वेद आधारित, जैसे ऋग्वेद में जब हम वेद का निर्माण हुआ है और वेद में जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं, वैदिक युग की बात करते हैं, उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी? शास्त्रार्थ करती थी महिलाएं, गुरु जी के सामने बैठकर क्या करती थी? जितना उन्हें आता था शिक्षा का क्या करती थी? आदान प्रदान करती थी, शास्त्रार्थ करती थी। और इसमें मैत्रेयी, गार्गी संहिता, इन सब लोगों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। घोषा, लोपामुद्रा, ये सारी चीजें बहुत में उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बताया कि जब ऋग वैदिक काल में, वैदिक युग में जब महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी थी तो वैदिक युग भी क्या कर रहा था? सभ्यता बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रही थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की स्थिति को क्या करने के लिए, सुधार लाने के लिए, और हिंदू समाज में जो भी आपको पता है कि वैदिक सभ्यता जब हम पढ़ते हैं तो वैदिक सभ्यता में कर्मकांड नहीं थे। ये आया आपका उत्तर वैदिक से। उत्तर वैदिक में कर्मकांड, जब वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म पर आधारित हो गई, जन्म के आधार पर कर्म पर आधारित, क्योंकि आपको पता है कि वैदिक युग में जब ऋग्वेद हम लोग पढ़ते हैं तो वो कर्म पर आधारित था, यानी जो भी व्यक्ति जैसा काम करता था वो उसी वर्ण का माना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? ये वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गया, यानी जो जिस कुल में जन्म लिया वो उसी वर्ण का हो गया। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू सभ्यता के लिए और महिलाओं की स्थिति के लिए बहुत ही कार्य किए थे, और इसके लिए उन्होंने जिस संगठन का स्थापना की थी वो थी आर्य समाज। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। वेदों की ओर लौटो का नारा भी इन्होंने ही दिया था, और भारत भारतीयों के लिए ये भी इन्होंने ही बताया था। ध्यान रखिएगा। रीडर पेस्ट क्या है? तो रीडर पेस्ट की अगर हम बात करें तो ये एक बीमारी थी, ध्यान रखिएगा। यूरोप की अगर बात करें, देखिए अब इसको भी बहुत अच्छे से तरीके से समझिएगा। रीडर पेस्ट या इसी को रिंडर पेस्ट भी देता है, अलग अलग बुक में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है तो रिंडर पेस्ट आता है। तो देखिए यूरोप में क्या हुआ था कि यूरोप में आपको पता है कि स्थिति क्या हो रही थी? बदतर हो रही थी। तो इस तरीके से यूरोप के बहुत से लोग जो हो रहे थे अमेरिका जा रहे थे। अमेरिका जैसे बहुत से बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही पावरफुल कंट्री थी उसमें जा रहे थे। तो यहाँ पर एक बीमारी थी रीडर पेस्ट, जो जंगली मवेशियों में हो रही थी। उस समय क्या होता था कि जो जानवर होते थे वो डायरेक्ट जिंदा जानवर लाए जाते थे और लाकर उन पर कर लगाया जाता, उसके बाद उनको मार के मांस वगैरह खाया जाता था। लेकिन जब फ्रिज का आविष्कार हो गया, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हो गया, तो उन मांस को पहले ही काट के ठंडा करके लाया जाता था। इसके साथ साथ आती है रीडर पेस्ट बीमारी, जो एक जैसे मानो में प्लेग बीमारी फैल गई थी, चेचक फैल गया था। यूरोप के बहुत से व्यक्ति कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए, और अमेरिका में कम से कम 80% लोग चेचक की बीमारी से मर गए। क्यों? क्योंकि ये यूरोप से आई थी ये बीमारी, और यूरोप में जो क्या थी, लोगों की जब चेचक होता था तो लोग उसको सरवाइव कर ले जाते थे। शरीर इतना प्रतिरोध क्षमता इतनी मजबूत थी कि वो चेचक को क्या करते थे? सरवाइव कर ले। लेकिन अमेरिका वासी अपने स्किन के प्रति इतना ज़्यादा सेंसिटिव थे कि चेचक जैसी बीमारी से बहुत 80% 80 से 85% अमेरिका क्या हो गया था? खाली हो गया था। अब रीडर पेस्ट की बात करें तो इसी तरीके मवेशियों पर जो आते थे उनमें मवेशियों के साथ ही क्या आ गई? एक बीमारी आई जिसको रीडर पेस्ट कहा गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रीडर पेस्ट क्या थी? तो एक बीमारी थी जो मवेशियों पर लगी हुई थी, अफ्रीका से आई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब जर्मेनिया नामक पेंटिंग किसने बनाई थी? तो जर्मेनिया नामक पेंटिंग बनाई थी फिलिप वेट ने। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मेनिया जो है, जैसे हम लोग जब बुक पढ़ते हैं, हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं, तो हमारे में भारत माता का चित्र दिखाई देता है। उसी तरीके से जर्मनी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो जर्मन शास्त्रों में या उनकी बुक में सबसे पहला पेज जो है जर्मेनिया का है, जो वहाँ की स्वतंत्रता देवी की प्रतीक माना जाता है। तो इसका निर्माण किया था फिलिप वेट ने। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिडेटरी आंदोलन का संबंध किससे है? तो पोलैंड से है। आपको पता है कि 1830 के दशक की बात करें तो पोलैंड में भी लोकतांत्रिक सरकार और बहुत से ज़्यादा पहले राजतंत्र हुआ, उसके बाद किस तरीके से वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, ये सारा कुछ उसमें अलग से दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर चूंकि सॉलिडेटरी आंदोलन का संबंध अगर आपसे पूछेगा तो आप कहाँ बताएंगे? पोलैंड से हुआ था। एलए क्या था? तो एलए कपड़े नापने का पैमाना था। एलए क्या था? कपड़े मापने का पैमाना था। इसके अलावा हम टीले और ताइथ के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि टाइल जो था वो एक प्रत्यक्ष कर था और टीथे जो था वो एक धार्मिक कर था। और टीथे जो है वो चर्च को देना पड़ता था। और भूमि का 1/10वां उपज, मतलब 1/10 उपज जो थी वो उसके माध्यम से जो थर्ड स्टेटस के लोग होते थे वो पादरी को देते थे, यानी चर्च को, उनको सामंतों को भी कर देना पड़ता था। यानी तीसरे स्टेटस की जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही थी, उन्हें सामंतों को भी कर देना पड़ता था। यानी वो किसी के खेत में काम कर रहे हैं तो या किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो उनको भी कर देना पड़ता था। और उपज का 1/10वां यानी 10 में से कोई एक हिस्सा जो है वो चर्च को भी देना पड़ता था। तो टीले ताइथ भी एक तरीके का कर था, एक प्रत्यक्ष कर था और एक जो टाइप था वो धार्मिक कर था, जो पादरियों को देना पड़ता था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है मैजिनी को किसने बताया था? ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो मेटरनिख ने बताया था हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? तो हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन मैजिनी को बताया था। अब मैजिनी के बारे में हम लोग जान जाते हैं। इसका जन्म हुआ था 1807 में। ध्यान रखिएगा, इटली के एकीकरण में ये इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब इटली का जब एकीकरण की बात हम करते हैं तो गैरीबाल्डी का नाम, काउंट काबूर का नाम, जोसेफ मैजिनी का नाम इंपॉर्टेंट है। उस समय जो थी वो गुप्तकारी संस्था जो थी, गुप्तचर संस्था जो है बन रही थी, ये कार्बोनरी गुप्तचर संस्था से रिलेटेड थे मैजिनी। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था? यंग इटली और यंग यूरोप नामक 2 संस्था बनाई थी, बर्ने में और मार्से में। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से ये संगठन बना रहे थे और लोग इनसे जुड़ते जा रहे थे, इस बात को ध्यान में रखते हुए सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है मैजिनी, ये चीज कही थी ड्यूक मेटरनिख ने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ड्यूक मेटरनिख जो था वो वियना संधि जो हुई थी 1815 में। ध्यान रखिएगा, वाटरलू के युद्ध के बाद से वियना सम्मेलन होता, उस वियना सम्मेलन संधि की अध्यक्षता जो थी वो मेटरनिख ने की थी, ड्यूक मेटरनिख ने। इसी ने जोसेफ मैजिनी को क्या बताया था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। ध्यान रखिएगा। नाइट द ब्रोकन ग्लास की घटना किससे संबंधित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट द ब्रोकन ग्लास की घटना जो है यहूदियों के प्रार्थना घर को जलाने से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं और आपको पता है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अगर आपको 80 नंबर वाला सब्जेक्ट अगर देखना है, 80 नंबर वाला सब्जेक्ट, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब बाकायदा एकदम अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात तो यहाँ नहीं कर सकते, पर मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पिछली बार परीक्षा में आए थे तो इस बार भी पूरे चांस है कि क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास की अगर बात करते हैं तो इसकी जो घटना थी वो यहूदियों के प्रार्थना घर जला देने से रिलेटेड थी। लाल कुर्ती संगठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। ध्यान रखिएगा, ये भी इटली के एकीकरण से संबंधित है। लाल कुर्ती संगठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती संगठन, इनको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि जोसेफ मैजिनी का नाम, काउंट काबूर का नाम, गैरीबाल्डी का नाम इटली के एकीकरण में बहुत ही माना जाता है, उसी तरीके से इनका नाम मैंने आपको पहले बताया कि लाल कुर्ती संगठन जो है, ये सीधे सीधे प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि लाल कुर्ती संगठन किसने बनाया था? तो गैरीबाल्डी ने बनाया था। इनका संबंध किस क्रांति से? तो इटली के एकीकरण से, क्योंकि उस समय हर जगह क्या, जर्मनी में एकीकरण हो रहा था, फ्रांस में हो रहा था, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था। तो इस तरीके से इटली का भी क्या था, 7 प्रांतों में विभक्त हो गया था। अब जब 7 प्रांतों में विभक्त हो गया था तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, इटली का एकीकरण हुआ। तो ध्यान रखिएगा,
इसमें गैरीबाल्डी का नाम उल्लेखनीय है जो लाल कुर्ती संगठन से रिलेटेड है। ठीक, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब किया गया? तो 1707 में किया गया था। आपको पता है कि दो देश के बारे में हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। ठीक है, देखिए श्रीलंका में क्या हुआ था, जब पावर शेयरिंग के बारे में हम पढ़ते हैं तो बताई जा रही थी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में श्रीलंका, आपको पता है, थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा, अगर ये हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये है भारत का मैप, यहाँ पर हो जाता है श्रीलंका। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र में जो थे वो तमिल भाषी क्षेत्र थे, और आपको पता है कि क्या हुआ कि 1956 में सिंगली भाषा को वहां पर राष्ट्रभाषा बना दिया गया, यानी श्रीलंका की जो भाषा है वो सिंगली हो। तो यहाँ जो तमिल बोलने वाले लोग होते हैं उन्होंने क्या किया, एक जन आंदोलन किया और कहा कि अगर सिंगली भाषा हमारे ऊपर थोपी जाएगी तो हम क्या कर देंगे, जन आंदोलन करेंगे। जन आंदोलन इतना ज़्यादा भयावह रहा कि वापस से इस चीज़ को क्या करनी पड़ी, रोकना पड़ा। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब हम बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं तो बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हुआ था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कोई, बेल्जियम के बारे में जब पढ़ते हैं तो बेल्जियम जो है वो नीदरलैंड से अलग हुआ था। और यूनाइटेड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जो गठन हुआ है 1707 यूनियन एक्ट ऑफ यूनियन से हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1707 की डेट इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन 1707 में होता है यूनियन एक्ट के माध्यम से। तो देखिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। जो भी क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं ये सब आपके मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न आए हुए हैं और पिछली बार परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।